हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10 से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो क्लास 10 बोर्ड में आ सकता है वो से मैं बताने वाला हूँ। तो एक फार्मूला होता है एच सी एफ इंटू एल सी एम, दोनों का प्रोडक्ट जो है वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के ए इंटू बी के इक्वल होता है। फिर पोलिनोमियल में फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा जीरोज होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, ठीक है। और ये सम ऑफ जीरोज इक्वल टू फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए। कोई भी पोलिनोमियल जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है, तो उसके लिए जो है ये फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और एक और फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है जो कि सी बाई ए होता है, ठीक है। इसी तरह क्यूबिक पोलिनोमियल अगर रहेगा, क्यूबिक पोलिनोमियल होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जिसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए होता है। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए होता है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन में कंपैरिजन के लिए कुछ फॉर्मूला होता है। जैसे अगर कोई दो लीनियर इक्वेशन ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो के अगर फॉर्म का होगा, तो ए वन बाई ए टू अगर रेशियो निकालेंगे जो कि बी वन बाई बी टू के रेशियो के इक्वल नहीं होगा, तो इस कंडीशन में जो है वो ग्राफ जो होगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन ग्राफ बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन का ग्राफ बनेगा। और इसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब केवल एक सॉल्यूशन होता है, तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। और ये कंसिस्टेंट इक्वेशन कहलाएगा, ये कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। एंड इफ ए वन बाई ए टू का रेशियो जो है बी वन बाई बी टू के रेशियो के इक्वल हो बट नॉट इक्वल सी वन बाई सी टू के रेशियो हो, तो इसमें पैरेलल लाइन का बन जाता है। ग्राफ जो है पैरेलल लाइन का होता है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है क्योंकि लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं करता है, तो कोई भी जो है इसमें सॉल्यूशन नहीं होगा। और ये इनकंसिस्टेंट होता है, मतलब सॉल्यूशन नहीं हुआ तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। और अगर तीनों रेशियो इक्वल हो, ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू हो बी वन बाई बी टू के इक्वल हो और ये सी वन बाई सी टू के इक्वल हो, तो इस कंडीशन में जो है कंसाइडिंग लाइन हो जाएगा, कंसाइडिंग लाइन हो जाएगा। और इन्फिनिटली माइनी सॉल्यूशन हो जाएगा, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। इस केस में इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा। और ये कंसिस्टेंट हो जाएगा क्योंकि इसमें सॉल्यूशन हो रहा है, तो ये कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में आते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसी को जीरो के इक्वल कर देंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेयर इसमें कंडीशन होता है कि ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि ए अगर जीरो हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म जो है वो खत्म हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और अगर वही टर्म नहीं होगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। तो ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, और उसके अलावा जो बी सी है, मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन ए जो है जीरो छोड़ के कोई भी रियल नंबर होगा वो जीरो नहीं होगा। इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाता है, डी का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है, इसका फॉर्मूला होता है। और इसका कंडीशन होता है कि इफ डी ग्रेटर देन जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो का मतलब है कोई भी वैल्यू जैसे 5 10 11 20 16, मतलब जीरो से पॉजिटिव वाला वैल्यू जो है वो जीरो से ग्रेटर होगा, 100 200 500 1000 वगैरह। इफ डी ग्रेटर देन जीरो, देन इट हैज मतलब इक्वेशन, इक्वेशन का इट हैज रियल एंड रियल एंड अनइक्वल, अनइक्वल का मतलब दोनों डिफरेंट अलग अलग रहेगा, रियल एंड अनइक्वल रूट्स, रूट्स बोला जाता है इसमें एक्स के वैल्यू को। जैसे लीनियर इक्वेशन में एक्स वाई के वैल्यू को सॉल्यूशन बोला जाता है, पॉलिनोमियल के कंडीशन में उसको जीरोस बोला जाता है, उसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंडीशन में उसको रूट्स बोला जाता है कि वो रूट्स होता है, ठीक है।
सेकंड होता है कि इफ डी इक्वल टू जीरो, अगर डी का वैल्यू जीरो के इक्वल हो जाए तो देन इट हैज रियल एंड, रियल भी होगा और इक्वल रूट भी हो जाएगा, रियल एंड इक्वल रूट्स, तो उसको रियल रूट और इक्वल रूट्स हो जाएगा। थर्ड होता है कि इफ डी लेस देन जीरो हो जाए देन इट हैज इमेजिनरी रूट, तो इसका इमेजिनरी रूट हो जाता है, इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। और क्लास 10 के अकॉर्डिंग जो है वो इमेजिनरी रूट को फाइंड नहीं किया जाता है, मतलब रूट्स डजंट एग्जिस्ट इन रियल नंबर। लेकिन यदि आप स्टूडेंट क्लास 11 और क्लास 12 के स्टूडेंट है तो आयोटा के फॉर्म में उसको निकाला जा सकता है, लेकिन 10th में केवल लिख दिया जाता है कि रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब रियल नंबर के अंदर वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। और x निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू ए होता है। एक बार उसको प्लस के साथ अलग कर दिया जाता है, जैसे x हो गया माइनस बी प्लस रूट डी बाई टू ए हो गया, और एक जो है x का वैल्यू को माइनस बी के साथ माइनस में लिख दिया जाता है, माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाई टू ए, ये भी एक फॉर्मूला होता है x का, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला हो जाता है, मतलब दो रूट है तो दोनों के लिए हो जाता है। तो ये तीन कंडीशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, ठीक है। अब आते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी में आते हैं। तो एपी में कोई भी टर्म जो होता है, एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म को जो टर्म होता है वो ए प्लस डी होता है, ए प्लस टू डी होता है, ए प्लस थ्री डी होता है। अगर टर्म लिखना चाहें फर्स्ट तो फर्स्ट तो ए हो गया, सेकंड टर्म लिखना चाहेंगे तो सेकंड टर्म के लिए क्या होता है, ए प्लस डी हो जाता है। मतलब फर्स्ट टर्म तो हमेशा लिखाएगा, और जितना टर्म निकालना चाहते हैं उसमें से एक माइनस करके डी में इंटू कर देना है। जैसे अगर T3 निकालना चाहें तो ये ए प्लस टू डी हो जाएगा, तीन में से एक माइनस करेंगे और डी में इंटू करेंगे तो ए प्लस टू डी हो जाएगा। उसी तरह T4 निकालना चाहेंगे तो ए प्लस थ्री डी हो जाएगा, T5 निकालना चाहेंगे तो ए प्लस फोर डी हो जाएगा। उसी तरह अगर हम टी nth टर्म निकालना चाहेंगे तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा, ठीक है, ये टी एन हो जाएगा। एस एन का भी फॉर्मूला होता है एन बाई टू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है एक फॉर्मूला। एक और एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाई टू ब्रैकेट ए प्लस एल होता है, जिसमें ये फर्स्ट टर्म हो गया ए और एल जो है वो लास्ट लास्ट टर्म होता है, ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म होता है। ये हो गया फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, और एल हो गया लास्ट टर्म, ठीक है। टीएन निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, टीएन इक्वल टू एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास एस एन माइनस वन होता है। मतलब एस एन के सम में से अगर उससे एक पहले का सम माइनस कर देते हैं, जैसे S4 के सम में से S3 का सम माइनस कर देंगे तो फोर्थ टर्म यानी कि T4 हमारे पास ऑब्टेन्ड हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब एपी का फॉर्मूला था। अब बात करते हैं ट्रायंगल रूल में जो है एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है कि जैसे ट्रायंगल ए बी सी है, यहाँ पर 90 डिग्री होता है, ये हो गया हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया। तो एक फॉर्मूला होता है इसमें कि हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ठीक है। इसी में अगर P हमें निकालना होगा तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे, और B निकालना होगा तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कर देंगे, फिर उसको ओवर रूट कर देंगे तो उसका आंसर कैलकुलेट हो जाता है। किसी भी ट्रायंगल का अगर मान लो कि ये ए बी सी है, इसका अपोजिट साइड को ए लिखा जाता है, बी का अपोजिट साइड को स्मॉल बी लिखा जाता है, सी का अपोजिट साइड को स्मॉल सी लिखा जाता है। तो उसके लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ये सिंबल एरिया के लिए भी यूज होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/T2। अगर बी और सी का वैल्यू ले रहे हैं तो इसके बीच का एंगल हो जाता है साइन ए लिखा जाएगा। और यही अगर हम ए और सी का बात करें 1/2 AC, तो ये साइन बी लिखा जाएगा, ए और सी के बीच का एंगल, तो ये साइन बी हो गया। उसी तरह अगर हम ए और बी का बात करें 1/2 AB का बात करें तो ये साइन सी लिखा जाएगा, उसके ठीक बीच का जो एंगल है वो लिखा जाता है, तो 1/2 AB साइन सी हो जाता है।
ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो पॉइंट अगर मान लो कि एक पॉइंट x1 y1 है और एक पॉइंट x2 y2 है, तो AB का जो डिस्टेंस होता है वो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है, ये AB। ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ओवर रूट में। अगर यही जो है फॉर्मूला डिस्टेंस जो है अगर हमें ओरिजिन से निकालना हो, तो ये फॉर्मूला बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में बन जाता है, मतलब ओ ए का वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला होता है दो पॉइंट है, अगर मान लो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, और कोई पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई जो है इसको m/n के रेशियो में इसको जो है वो डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे जो x है उसका फॉर्मूला होता है कि m को इधर इंटू करना है और n को इधर इंटू करना है। ठीक है। तो m तो m x2 प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन हो जाएगा, और y इज इक्वल टू इधर से my2 प्लस ny1 बाई एम प्लस एन हो जाता है। ठीक। मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है एक कि दो पॉइंट है, अगर मान लो एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ है, ये दो पॉइंट हो गया, ए हो गया, x1 y1 हो गया और x2 y2 हो गया, ये b हो गया। इसके बीच में अगर पॉइंट x कॉमा y है, तो x का फॉर्मूला मिड पॉइंट का फॉर्मूला हो जाता है x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y का फॉर्मूला हो जाता है y1 प्लस y2 बाई 2 हो जाता है। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है। एक्सटर्नल डिवीजन के लिए या एक्सटर्नल जो है सेक्शन के लिए इसके लिए भी फॉर्मूला होता है कि अगर ए बी को बाहरी लाइन जो है वो कट कर रहा है, जैसे ये ए बी हो गया, x1 y1 x2 y2 मान लेना है, और इसको कोई पॉइंट P जो है वो कट कर रहा है m n के रेशियो में। ठीक है। ये पूरा यहाँ से m हो जाएगा, ये पूरा n हो जाएगा, तो सिंपल सा फॉर्मूला है mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n कर देना है, और y लिखेंगे my2 माइनस ny1 बाई m माइनस n। ये एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला होता है। ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, वो काफी यूजफुल होता है क्लास 10 के नजरिए से भी और 11-12 के नजरिए से भी, लेकिन कुछ पोर्शन क्लास 10th में जो है डिलीटेड है, लेकिन जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर कोई ट्रायंगल का 3 वर्टिसेस है, मान लो x1 y1 है और ये x2 y2 है, ठीक है, और ये x3 y3 है, तो 1/2 मोड लग जाता है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मोड लगा दिया जाता है, तो 1/2 मोड लग जाएगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 हो जाता है ये फॉर्मूला। 1 2 3 2 3 1 3 1 2 ऐसे करके इसको याद, सॉरी 1 2 3 2 3 1 3 1 2 ऐसे करके इसको याद किया जा सकता है। ब्रैकेट के अंदर केवल y कोऑर्डिनेट होगा, ब्रैकेट के बाहर केवल x कोऑर्डिनेट होगा, तो इस तरह से याद किया जा सकता है। ठीक है। डिटर्मिनेंट फॉर्म भी होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का डिटर्मिनेंट फॉर्म भी होता है, उसमें 1/2 ऐसे x1 y1 इधर 1 लगा देना है, x2 y2 फिर 1, x3 y3 फिर 1, तो ऐसे करके डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो वो भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ही आ जाता है। ठीक इसी तरह अगर इस ट्रायंगल का हम मान लो कि जियो सेंट्रोइड निकालना चाहें, तो सेंट्रोइड के लिए x का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, और y का हो जाता है y1 प्लस y2
प्लस y3/3, ये हो जाता है फॉर्मूला सेंट्रॉइड के लिए। और इन सेंटर अगर हमें निकालना हो, इन सेंटर, तो जैसे मान लो कि ये साइड जो है ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इन सेंटर मान लो कि एक्स वाई है, तो एक्स वाई निकालने का फॉर्मूला होता है ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट को x1 y1 x2 y2 मान लो, और ये x3 y3 हो गया। ठीक है, तो x का फॉर्मूला होता है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाई a प्लस b प्लस c होता है x निकालने का फॉर्मूला। और y हो जाता है ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बाई a प्लस b प्लस c हो जाता है ये y निकालने का, और वो x निकालने का फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, ये हुआ इन सेंटर के लिए, और ये था सेंट्रॉइड के लिए x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3 हो जाता है। तो ये सब था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला। और ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला मैं दूसरे जो है शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। तो अब चैप्टर 10 का बताते हैं, सर्कल से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला। सर्कल में जो है टेंजेंट का मेन रोल होता है कि कोई लाइन एक बार अगर टच करेगा सर्कल को, तो इस लाइन को टेंजेंट बोला जाएगा। ये हो जाएगा टेंजेंट हो जाएगा, ये सर्कल का सेंटर हो गया, ये टेंजेंट हो गया। ठीक है, टेंजेंट सर्कल को केवल एक बार टच करेगा, और टेंजेंट जो है रेडियस पर जो है हमेशा परपेंडिकुलर होता है, उस पर 90 डिग्री बनाता है। कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा तो वो दो दो टेंजेंट ड्रॉ होता है, और दोनों ही टेंजेंट जो है वो पी ए इक्वल टू पी बी वो आपस में इक्वल होता है। एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट जो ड्रॉ होता है वो दोनों आपस में इक्वल होता है, मतलब पी से ए का लेंथ और पी से बी का लेंथ दोनों आपस में इक्वल होगा। दैट मीन्स पी इक्वल टू पी बी हो जाएगा। ठीक है, और इसमें प्रूफ करने पर जो है ये यहाँ का दोनों एंगल इक्वल आता है, और ये एंगल भी दोनों आपस में इक्वल होता है। तो ये यूजफुल काफी कॉन्सेप्ट है जो एमसीक्यू बनाने में यूज होता है। यहाँ का भी दोनों एंगल इक्वल आपस में, और ये दोनों आपस में इक्वल हो जाता है। और ये जो है ऑलरेडी 90 डिग्री है, क्योंकि थ्योरम वन ही है कि टेंजेंट जो है वो सर्कल सर्कल का रेडियस जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से पास कर रहा है उस पर परपेंडिकुलर होता है, तो ये थ्योरम ही हो जाता है। ठीक है, अब है सेक्टर और सेगमेंट। सबसे पहले देखेंगे सेक्टर किसको कहते हैं, सेगमेंट किसको कहते हैं। तो कोई एक सर्कल है, सर्कल का दो रेडियस और कॉरस्पॉन्डिंग ये आर्क जो है, कॉरस्पॉन्डिंग ये आर्क और ये सर्कल रेडियस मिलके जो एरिया यहाँ बाउंड किया, इसी को सेक्टर कहा जाता है। तो इस सेक्टर हो गया, इसका एक्सटर्नल ये सब जो पार्ट हो गया ये भी सेक्टर हो गया, लेकिन छोटा एरिया को माइनर सेक्टर कह देंगे, इसको मेजर सेक्टर कह देंगे। तो ये मेजर सेक्टर हो गया, ये माइनर सेक्टर था। ठीक है, सेगमेंट किसको कहेंगे, तो सर्कल का कोई भी कॉर्ड जो है, ये कॉर्ड और ये कॉरस्पॉन्डिंग आर्क मिलके जो एरिया बाउंडेड करेगा उसको सेगमेंट कहेंगे। छोटा पार्ट है तो माइनर सेगमेंट हो जाएगा, और ये सब जो है ये बड़ा पार्ट है, ये भी ऊपर जो इतना ये भी एक सेगमेंट ही है, तो ये मेजर सेगमेंट हो जाएगा। ठीक है, वो मेजर सेगमेंट हो जाएगा ऊपर वाला, और नीचे वाला माइनर सेगमेंट हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल देखो क्या होता है फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर का स्क्वायर, मतलब पाई रहेगा और जो रेडियस है उसका स्क्वायर कर देंगे तो पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल तो हो गया। अब यहाँ से सरकमफ्रेंस देखते हैं सर्कल का, सरकमफ्रेंस। जो सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर हो जाता है। डायमीटर जो है वो रेडियस का डबल हो जाता है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो है, क्वाड्रेंट मतलब सर्कल के फोर्थ पार्ट, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो जाएगा यहाँ से 1/4 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो जाएगा 1/2 पाई आर का स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा θ/316 पाई आर का स्क्वायर।
ठीक है, आर का स्क्वायर। थीटा क्या रहेगा, तो सेक्टर का एंगल रहेगा कि यहाँ सेक्टर का एंगल जो थीटा बन रहा है ये, वो थीटा एंगल रहेगा। ताकि ये रेडियस हो गया तो ना और फॉर्मूला हो गया। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल होता है, जैसे ये हो गया सेमी सर्कल हो गया, ठीक है, ये रेडियस, तो ये यहाँ से आर्क लेंथ होता है, आर्क लेंथ हो जाता है यहाँ से पायर सिर्फ हो जाएगा, और दो बार रेडियस ऐड कर देंगे तो आर प्लस आर यानी कि 2r हो गया। आर कॉमन ले लेंगे तो पाई प्लस 2 हो सकता है। तो ये होता है पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। वो सब पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल था। अब इसमें सेगमेंट का एरिया देखते हैं। तो एरिया ऑफ सेगमेंट होता है, आर स्क्वायर बाई 2 पाई थीटा बाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई थीटा बाई 180 माइनस साइन थीटा होता है। थीटा क्या रहेगा, फिर से वही सेंट्रल एंगल रहेगा कि ये सेगमेंट हो गया तो यहाँ वाला एंगल को थीटा कर देंगे, बाकी दोनों साइड जो है रेडियस रहेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ सेगमेंट का हो गया। ठीक, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आर्क लेंथ चाहिए, तो पहले आर्क लेंथ लिख देते हैं। आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, ये आर्क लेंथ का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, यहाँ से पेरीमीटर ऑफ सेक्टर लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर यहाँ से लिखेंगे थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, ये हो गया आर्क लेंथ के लिए। आर्क लेंथ का मतलब जैसे ये सेक्टर है तो ये वाला हो गया आर्क लेंथ। ठीक है, अब इस दो साइड जो है रेडियस से बाउंडेड है तो रेडियस को दो बार ऐड कर देंगे, मतलब 2r प्लस कर देंगे। अगर यहाँ से 2r हम कॉमन ले लें तो पाई थीटा बाई 360 और +1 हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ सेक्टर के लिए। एरिया ऑफ सेक्टर का एक और फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है 1/2 L इंटू आर होता है, ये भी फॉर्मूला होता है। ठीक, अब आते हैं वॉल्यूम सरफेस एरिया के फॉर्मूले पर। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, इसमें तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले क्यूब का बात करते हैं। क्यूब होता है क्या, स्क्वायर फेस, 6 स्क्वायर फेस से बॉन्डेड सॉलिड ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्यूब होता है। तो ये हो गया क्यूब हो गया। इसके साइड को अगर हम एल कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, सब इक्वल रहेगा, सब साइड इक्वल रहता है, तो फर्स्ट वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाता है एल का क्यूब हो जाता है वॉल्यूम। सेकेंड टी एस से टोटल सरफेस एरिया 6 टाइम्स एल स्क्वायर, क्योंकि 6 फेस है, एक फेस स्क्वायर है तो एल का स्क्वायर हो जाएगा, तो 6 फेस का एरिया 6 एल स्क्वायर हो गया। फिर एल से होता है लेटरल सरफेस एरिया, 4 साइड हो गया इसका लेटरल सरफेस अप एंड डाउन को छोड़ के, 4 एल स्क्वायर हो गया। फोर्थ डायगोनल हो गया, तो डायगोनल का यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा √3 टाइम्स एल हो जाएगा, √3 टाइम्स एल हो जाएगा, साइड हो जाएगा। ठीक है, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड होता है 6 रेक्टेंगुलर फेस से बाउंडेड होता है, 6 रेक्टेंगुलर फेस का यूज करेंगे और इसको बाउंडेड कर देंगे, तो ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट हो जाएगा जिसको क्यूबॉइड कहा जाता है। तो ये लेंथ हुआ, ब्रेथ हुआ और ये हाइट हुआ। ठीक है, इसमें हम सबसे पहला जो है वॉल्यूम लिखेंगे, तो वॉल्यूम होता है LBH होता है, मतलब L इंटू बी इंटू एक, तीनों को मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे तो वो वॉल्यूम हो जाएगा।